देखिए, तो क्वेश्चन है आपके पास, आज हम लोग डिस्कस करने वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, इसके बारे में प्रैक्टिस करने वाले हैं। मतलब इसका मतलब यह है कि प्रॉपर्टी के माध्यम से, प्रॉपर्टी का यूज करके हम डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, या तो एनी रो या एनी कॉलम जो करते थे लोग, उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आज हम लोग का मेन एम यह है कि प्रॉपर्टी का यूज करके हम डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आपके दिमाग में यह बात आ सकता है कि जब पहले वाला मेथड था ही तो आप प्रॉपर्टी क्यों बताए, पहला चीज़, या प्रॉपर्टी का यूज करके आप क्यों सॉल्व कर रहे हैं। तो उसके बिहाइंड रीजन यह है कि बहुत सारा टिपिकल क्वेश्चन जो होता है वह जो है आप सिंपल इस तरीके से कैलकुलेट कीजिएगा तो बड़ा ही लेंदी आ जाएगा, या हो सके जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट नहीं आएगा आपका। लेकिन प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट के माध्यम से अगर हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो जल्दी आ जाता है, इसलिए प्रॉपर्टी का ज़रूरत पड़ा। समझे क्या इस बात को। और आपके एग्ज़ाम में भी, डिफरेंट बोर्ड एग्जाम में भी लिखा होता है सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट बाय प्रॉपर्टी, या प्रूफ दिस इज इक्वल टू दिस बाय प्रॉपर्टी, ऐसा लिखा हुआ रहेगा। तो उस केस में आपको प्रॉपर्टी का यूज करके ही क्वेश्चन को बनाना होगा, समझे ना। इसलिए प्रॉपर्टी को सीखना जरूरी था। तो हमने जो प्रॉपर्टी सीखा था आज हम उसका यूज करने वाले हैं। आप तो बोर्ड पर आराम से देखिए, 2 4 5 क्वेश्चन करा देने दीजिए हमको, ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो सके। अब जैसे कि इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे किया जाए, तो सॉल्व कैसे किया जाए तो गौर से देखिए। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रहा है, या तो 7 कॉमन लेके काम कर लो, और नहीं तो जो आपका ये वाला कॉलम है और ये वाला कॉलम है, दोनों भैया वह प्रोपोर्शनल है। गौर से देखिए, दोनों प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। 6 से डिवाइड कीजिएगा तो 7 आ जाएगा, 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 27 आ जाएगा, और 2 से भी डिवाइड कीजिएगा तो 7 आ जाएगा। मतलब प्रोपोर्शनल का मतलब कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का रेशियो बराबर हो, उसको कहते हैं प्रोपोर्शनल। तो इस रो और इस कॉलम और इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का रेशियो बराबर है, इसीलिए वो क्या है, प्रोपोर्शनल है। और अगर प्रोपोर्शनल होता है तो उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0। हमको यहाँ सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। एक तरीका तो यह हो गया, पहला मेथड, ये समझ में आया। दूसरा एक तरीका और आप ऐसे भी सोच सकते थे इस चीज़ को, देखिए ध्यान से, इसको सोचने का तरीका सीखिए पहले। तो पहला तरीका, फर्स्ट मेथड कह लीजिए इसको आप, फर्स्ट मेथड सोचने का। हेयर C1 and C3, column 1 and column 3 are proportional. So delta is equal to 0। पहला मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड सोचने का देखिए क्या है, सेकंड मेथड सोचने का। जो आपके पास डेल्टा है बाबू, तो इस डेल्टा को आप ध्यान से देखिएगा, तो इसमें से, ये पहले कॉलम में से आप 7 कॉमन निकाल सकते हो। तो 7 अगर आप कॉमन निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ 2, 1 7 3 6 4 2। यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए, हेयर C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, और जहाँ आइडेंटिकल हो गया तो डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। हाँ, C1 एंड C3, सॉरी, C1 एंड C3। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। दूसरा, पहला हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा तरीका सीखिए, थर्ड वन सीखिए। तो थर्ड वन वाले तरीके में क्या कर रहे हैं वह समझिए। मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑपरेशन करता हूँ R1 के साथ, सॉरी C1 के साथ। तो C1 के साथ कैसा ऑपरेशन किया जा रहा है, C1 माइनस 7C3, ऐसा करके। ये क्या है, C1 माइनस 7C3 क्या है उसके बारे में समझिए। इसका मतलब, इस ऑपरेशन का मतलब क्या है कि C1 में 7 इंटू C3, मतलब C3 में 7 से गुना करके उसको क्या है C1 में से घटा दो, सबट्रैक्ट कर दो। मतलब क्या है, यहाँ पे इस बात को समझे आप, उसको देखिए ध्यान से उसको।
मतलब पहले C3 में 7 से गुना कीजिए, तो 7 से गुना कीजिएगा तो कितना 42 आ जाएगा, और उस 42 को इस 42 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 0 आ गया। नहीं समझ में आया? फिर यहाँ देखिए, फिर इसमें 7 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 28, फिर इसको 28 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 0, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? और जो ऑपरेशन किया गया है भाई वह C1 में किया गया है, C2 और C3 में ऑपरेशन नहीं किया गया है। इसीलिए क्या कीजिए, C2 और C3 को वैसा ही लिख दीजिए, वैसा ही लिख दीजिए। मतलब क्या 1 7 3 6 4 और 2, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो यहाँ से क्या हो गया, इस बात को समझिए, ये कॉलम का हर एक एलिमेंट क्या है 0 0 0 हो गया। तो इस कॉलम का हर एक एलिमेंट अगर 0 हो गया है तो इसका डिटरमिनेंट निकालने की आवश्यकता नहीं है, वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो मैंने इस क्वेश्चन को आपको 3 तरीके से सोचने के लिए बताया। क्या तीनों तरीका समझ में आया? इसे 3 प्रॉपर्टी आपका क्लियर हुआ होगा। और यही बाय द प्रॉपर्टी के माध्यम से अगर आप नहीं बनाते, आप इसको नॉर्मली सॉल्व करते तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है आपका। आंसर तो 0 ही आता, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता। कोई दिक्कत है? कर पाओगे यहाँ तक? चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए सभी बच्चे, जल्दी कीजिए। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, समझिए ज़रा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व हुआ आपसे? और कोई? चलिए, कब एक आध बच्चा बोल रहा है हाँ ये होगा, और कोई? देखिए ध्यान, धीरे धीरे दिमाग काम करेगा, चिंता नहीं करना है, ठीक है ना, घबराना नहीं, धीरे धीरे दिमाग काम करेगा आपका। अब जैसे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपने को, ठीक है, तो अगर मैं इसको डेल्टा मान लेता हूँ, इसको सॉल्व करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें जो है एक ऑपरेशन लगाने की कोशिश करता हूँ। वो ऑपरेशन क्या है, C3 में ऑपरेशन लगेगा। C3 में क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ वह समझिए। तो C3 माइनस 9C2, मैं ये ऑपरेशन लगा रहा हूँ। इससे क्या होगा जरा गौर से देखिए आप। डेल्टा इज इक्वल टू, ये क्या है 2 3 और 5, 2 3 5। ऑपरेशन जो सिर्फ C3 में लगा है, इसलिए C1 और C2 को वैसा ही लिख दीजिए, 7 8 और 9। यहाँ से C3 के C3 माइनस 9C2, तो 9 से गुना कीजिए, 63 आ जाएगा। 65 माइनस 63 कितना आ जाएगा 2। फिर 9 इंटू 8 72, 75 माइनस 72 कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर 5 आ जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है आपको? और अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो आप गौर से अगर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हेयर C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, और C1 और C3 अगर आइडेंटिकल है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ये कुछ लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा कि आप ये सोच ले रहे हो, ये हम कैसे सोचेंगे? तो भैया वो आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। 2 4 5 6 क्वेश्चन कीजिएगा तो प्रैक्टिस से आपका आ जाएगा, चिंता नहीं करना है। समझ गए ना? अभी तो क्वेश्चन बहुत सारा हम लेंगे ही, ताकि आपका दिमाग डेवलप कर सके क्या क्या कैसे सोच सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत है आपको? अब इस क्वेश्चन को देखिए, ए बाबू सुनिए। अब ये क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है। कहते हैं डेल्टा का वैल्यू बताओ, डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताओ, ऐसा बोल रहा है। कैसे सॉल्व कर रहे हैं गौर से आपको देखना होगा। ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ऐसा कुछ लिखा हुआ है। हेयर ओमेगा इज अ इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ओमेगा जो है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। याद कीजिए, पढ़ा था आपने 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ऐसा कुछ पढ़ा था। तो ओमेगा जो है इमेजिनरी रूट्स ऑफ यूनिटी है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का तरीका देखिए। जहाँ भी ओमेगा आता है तो हम वहाँ पर यूज करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ओमेगा या प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट्स, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने। मेनली 2 ही प्रॉपर्टी काम का है उसमें। एक है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और एक था ओमेगा क्यू इज इक्वल टू ये 1 और ये क्या 0। यही 2 प्रॉपर्टी बड़ा काम का होता है ओमेगा के लिए। अब यहाँ पर हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं वो अपने को अगर देखना है तो हम क्या करते हैं वह समझिएगा। हम क्या कर रहे हैं वह सभी बच्चे को समझना होगा।
मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन करता हूँ C1 के साथ। ये क्या ऑपरेशन है C1 के साथ? C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3, डेल्टा इज इक्वल टू, तो अगर तीनों को ऐड कर दे रहे हैं हम, ये क्या बोला कि C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दो, C3 कर दो मतलब क्या? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा। हर एक C1 में ये काम कर, C1 में 3 एलिमेंट है, 1 2 3, तीनों में ये काम करना है। इसमें कीजिएगा तो क्या लिखिएगा? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, इसमें ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा। यह जो काम किया गया किसके लिए? C1 में काम हो gया, C1 में ही ऑपरेशन करना है, C2 और C3 में नहीं करना है। C2 और C3 को वैसा ही लिख दीजिए, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ऐसा करके डेल्टा इज इक्वल टू। अब ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ? ऐसा करने से कुछ फ़ायदा हुआ है, ठीक है ना। वो फ़ायदा यह हुआ है कि आप पहले वाले प्रॉपर्टी को देखिए। पहला वाला प्रॉपर्टी क्या कहता था? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 0। इसका मतलब यहाँ भी 0 लिखना होगा, यहाँ भी 0 और यहाँ भी क्या हो जाएगा? 0। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। इससे क्या हो गया? पूरा एक कॉलम 0 0 हो गया। तो पूरा जब एक कॉलम 0 हो गया, पूरा एक कॉलम का हर एक एलिमेंट या पूरे एक रो का हर एक एलिमेंट अगर 0 हो जाता है तो उसका ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो ये क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया है? कोई दिक्कत है? तो प्रॉपर्टी हम ये यूज किए, कितना आसानी से बन गया, नहीं तो फिर पूरा सॉल्व करना पड़ता अपने को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। ए बाबू देखिए, अब जैसे कि ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो एक बात आप यह देखिए, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है कैसे क्या किया जाए, हम नहीं सोच पा रहे हैं इस क्वेश्चन को देख करके। तो मैं आपको एक क्लू देता हूँ कि जब भी क्वेश्चन रहे, कोई भी क्वेश्चन रहे, और कोई डायरेक्टली दिमाग काम आपका नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो आप एक काम यह करना, पूरे रो को या पूरे कॉलम को जोड़ने की कोशिश करना। जैसे इसमें पूरे कॉलम को जोड़े ना हम लोग, तो पूरे कॉलम को जोड़ने की कोशिश करो या पूरे रो को जोड़ने की कोशिश करो, मन ही मन, शायद कुछ अच्छा सा रिजल्ट आ जाए। जैसे कि बाय द वे इसमें अगर हम एक ऑपरेशन करते हैं R1 के साथ, R1 प्लस R2 प्लस क्या R3, ऑपरेशन किया। ये क्या ऑपरेशन? R1 के लिए क्या किया गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब क्या हो जाएगा? डेल्टा इज इक्वल टू, जब सभी को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? ये समझ में आया है आपको? यहाँ से इसमें जोड़िए, सबको जोड़ो, तो A से A कट जाएगा, C से C कट जाएगा, B से B कट जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा? समझ रहा है? इस तीनों को जोड़ो, तो A से A कट गया, B से B कट क्या आ गया? 0। बाकी हम ऑपरेशन सिर्फ R1 में किए हैं, इसलिए R2 और R3 को वैसा ही लिख दीजिए, B माइनस C, C माइनस A और A माइनस B, C माइनस A माइनस B और B माइनस C, ये हो गया। अब इसका वैल्यू क्या होगा? और क्या होगा? 0। ये 0 हो गया। किसी के मन में ऐसा भी सवाल उठ सकता है कि सर जो ये आप R1 में ऑपरेशन किए हैं सर, क्या आप ऐसा नहीं कर सकते थे? देखो तो सर, C1 प्लस C2 प्लस C3, क्या आप ऐसा नहीं कर सकते थे? तो मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसमें भी जब कीजिएगा तो ये कॉलम जो है पूरा 0 0 0 आ जाएगा, तो उसमें भी आंसर क्या आ जाएगा आपका? 0 ही आ जाएगा। तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही काम जो हमने यहाँ पे कॉलम में किया है, क्या सर इसको रो में नहीं कर सकते हैं? सर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ आया मेरी बात? कोई दिक्कत है? चलिए फटाफट आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, जल्दी कीजिएगा। देखिए फिर से आपके पास क्या है कि 2 क्वेश्चन हमने लिखा है, आराम से आप देखते चलिए, क्वेश्चन बनाने के लिए मिलेगा, आपको चिंता नहीं करना है। अब समझिए इस बात को,
तो ये क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है इसको, डेल्टा इज इक्वल टू, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं, फिर से मैं बोलूँगा सॉल्व करने का बहुत तरीका। अब इसको जब सॉल्व करना है तो हम क्या तरीका यूज कर रहे हैं उसको आप देखिएगा, समझिएगा। मैंने बोला था कोई दिमाग काम ना करे तो पूरे रो को या पूरे कॉलम को आप ऐड कर लेना, लेकिन हम यहाँ से एक बात यह देख पा रहे हैं कि, देखिए ध्यान से, हम यहाँ से एक बात क्या देख पा रहे हैं कि अगर पूरे रो को ऐड करो तो पूरे रो को, जब पूरे रो को ऐड करोगे यह तीनों ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद यहाँ क्या लिखाएगा 3, क्या लिखाएगा, ये तीनों ऐड करो a प्लस बी प्लस सी, और यह तीनों ऐड करो 2a प्लस 2b प्लस 2c। क्या तीनों में कुछ सेम आया है क्या? सेम नहीं आया, एक में 3 आया है, एक में a प्लस बी प्लस सी आया है, एक में 2a प्लस 2b प्लस 2c आया है। कोई मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आया, आया है नहीं। अगर हम इस तरीके से ऐड करते कॉलम वाइज तो क्या होता, 1 प्लस a प्लस बी प्लस सी, यहाँ से ये क्या आ जाता 1 प्लस बी प्लस सी प्लस ए, जिसको आप कह सकते हो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और इसमें 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो थोड़ा मन मुताबिक थोड़ा रिजल्ट आया, सब सेम आया है। अरे हाँ या ना, ये हुआ, ठीक है। तो सेम आया है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे दिमाग में इतना दो चीज़ किया, एक चीज़ और मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वह समझिए आप ध्यान से। यहाँ से यह C1 है, यह C2 है, और क्या है C3 है ना। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ऑपरेशन कर रहा हूँ C3 के लिए, C3 प्लस C2। इससे क्या होगा सर, कुछ होगा, देखो ध्यान से। ऑपरेशन किस में किया गया है, C1 और C3 में ऑपरेशन किया गया है। तो C1 और C2 को लिख दीजिए 1 1 1 A B और C। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर क्या आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी। ऐसा क्या तीनों में A प्लस बी प्लस सी कॉमन है, सेम है? बाहर कॉमन निकाल लो। तो बाहर कॉमन निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी, 1 1 1 A B C 1 1 1। क्या दोनों कॉलम सेम है? तो वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 0 होगा। आ रहा समझ? दिमाग में ये नहीं बिठाना है कि क्या सर हर एक क्वेश्चन का आंसर 0 ही आएगा क्या, ऐसे कुछ बात नहीं। फिलहाल जो क्वेश्चन ले रहे हैं उसका आंसर 0 आ जा रहा है तो हम कुछ कह नहीं सक रहे हैं आपको लोग, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन का आंसर 0 ही आएगा। समझ आ रहा है प्रॉपर्टी आपको? अब जैसे कि ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बताइए, आप खुद ही बताइए क्या ही कर सकते हैं हम लोग इसमें, क्या कर सकते हो? लगाइए दिमाग। हाँ बोलो ना, सही तो बोल रहे हो। किसको ऐड कर देंगे? C3 और C2 को, सही बोल रहे हो। C3 में फिर से ऑपरेशन C3 प्लस C2। तो यहाँ से क्या आ गया, डेल्टा इज इक्वल टू 1 1 1 BC CA AB, गुना करो AB प्लस AC, गुना करो 20। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट। तो जब यह इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिएगा तो यहाँ दिखेगा AB प्लस AC प्लस BC होगा। यहाँ गुना कीजिए BC प्लस BA प्लस क्या CA, इसमें CA प्लस CB प्लस AB। अब अगर इस तीनों को ध्यान से देखिए, 1 2 3, इस तीनों सेम दिख रहा है आपको। या तो कॉमन निकाल लो आप, और नहीं तो यह पहला कॉलम और तीसरा कॉलम, दोनों कॉलम क्या है, प्रोपोर्शनल है। नहीं कह सकते हैं हेयर, आप लिख सकते हो हेयर C1 एंड C3 आर प्रोपोर्शनल, सो दोनों कॉलम प्रोपोर्शनल है, सो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। काम खत्म। कोई दिक्कत है? समझ आ रहा है? फटाफट जल्दी कीजिए।
देखिए ध्यान से सुनिएगा। अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है, क्या होगा इसका आंसर, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, सिंपली क्या कीजिए, फिलहाल a-1 के होल स्क्वायर को जब ब्रेक कीजिए तो अगर ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, a² + 1 - 2a आएगा क्या, यहाँ से b² + 1 - 2b, यहाँ से c² + 1 - 2c। अभी मैं कोई ऑपरेशन नहीं किया हूँ, सिर्फ उसको ब्रेक किया हूँ और कुछ नहीं किया हूँ। ये अब जरा गौर से आप चीज़ों को देखिए जरा सा, c1 है, c1 - c2, c1 में से c2 को घटा लीजिए। ये ऑपरेशन ऐसा कर सकते हैं ना। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, -2a - 2b - 2c। ऑपरेशन सिर्फ c1 में किया गया है, इसलिए c2 और c3 को वैसा ही लिख लीजिए। मतलब a² + 1 b² + 1 और c² + 1, a b और c, ऐसा हो गया। यहाँ तक आ जाने के बाद या तो आप -2 कॉमन निकाल के सोचिए, या आप कह सकते हैं कि c1 और c3 दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल है, इसलिए वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या समझ में आया है, कोई दिक्कत हो रहा है? फटाफट लिखिए, नोट डाउन कीजिए जल्दी से, इसको जल्दी कीजिए। देखिए बाबू सुनिए, अब इस क्वेश्चन को जरा आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग देख के घबरा जाइएगा कि एपी है, डिटर्मिनेंट है, कैसे निकलेगा। गौर से देखिए, उसने कहा है कि ए बी सी एपी में, ए बी सी आर इन एपी। तो ए बी सी आर इन एपी, इसका मतलब क्या है, सिंस ए बी एंड सी आर इन एपी। तो ए बी सी एपी में है, इसका मतलब क्या है, b - a = c - b। इतना समझ में आ रहा है आपको? और एपी में है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म = थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म होता था ना, तो b - a = c - b। कोई दिक्कत है आपको? आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, गौर से जरा आप देखिएगा और सही बच्चे ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक ऑपरेशन यूज करता हूँ। वो ऑपरेशन क्या है, R2 के लिए R2 - R1, एक यह ऑपरेशन मैं यूज कर रहा हूँ। ये मैं इसलिए किया ताकि यहाँ सब जो करेंगे, ठीक है ना, तो कुछ b - a टाइप इसमें दिखेगा, यहाँ पर नहीं दिखेगा, बोलबे नहीं कर रहा है। इसमें से अगर इसको घटाइएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो y + b - a दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखेगा। और एक ऑपरेशन और लगे हाथ में कर लेता हूँ R3 के लिए, R3 - R2। तो ये दो ऑपरेशन मैंने लगा लिया एक साथ दो ऑपरेशन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये ऑपरेशन लगाया तो देखिए क्या हो रहा, गौर से देखना है अब आपको। ऑपरेशन जो लगा है वह R2 और R3 में लगा है, R1 में नहीं लगा है। इसीलिए R1 को एज इट इज लिखेंगे हम लोग। तो R1 को अगर एज इट इज लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, 2y + 4, 5y + 7 और यहाँ 8y + a। ये R2 में जो ऑपरेशन लगा है उसके अकॉर्डिंग क्या ही लिख सकते, देखिए तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर y + 1 होगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या बचेगा, y + 1 होगा। और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या बचेगा, y + b - a। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? बोलबे नहीं करता है। यह R2 में ऑपरेशन लग गया है भाई। अब जहाँ R3 के पास आइए,
R3 के लिए R3 माइनस R2 फिर से बोला है, तो क्या लिखोगे बोलो तो y प्लस 1, फिर यहाँ पे क्या होगा y प्लस 1, यहाँ पे क्या आएगा y प्लस c माइनस b। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? अब दिक्कत नहीं है तो आप जो यहाँ पर R2 और R3 को देखिए, R2 और R3, क्या R2 और R3 आपको आइडेंटिकल दिख रहा है? ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, रही बात ये वाला इसमें, क्या ये वाला इसके बराबर है कि नहीं है? है। अब बहुत लोग को नहीं लग रहा होगा, लेकिन आप देखिए ध्यान से, यहाँ b माइनस ए है, यहाँ c माइनस बी है, और आप स्टार्टिंग में ही निकाले हैं क्या b माइनस ए इक्वल टू क्या c माइनस बी। अरे निकाले हो, इसका मतलब यहाँ पर देखिएगा तो ये रो और ये रो दोनों क्या है आइडेंटिकल है। हेयर R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल, और जहाँ आइडेंटिकल वाली बात आ गई इसका वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। सर समझ आया है? कोई दिक्कत? यहाँ सब लिख सकते हैं हेयर R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल, सो डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो गया। तो चीज़ें टफ नहीं है, बस समझना है कि प्रॉपर्टी को हम कैसे यूज कर सकें। देखिए ए बाबू सुनिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इसको सॉल्व करना है, इसका वैल्यू निकालना है। अब इसमें भी डायरेक्ट दिमाग काम नहीं कर रहा है कि यह क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इस बात को समझिए। साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा ये है। यहाँ से क्या है कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा ये है। इसको जरा क्या करते हैं हम लोग, कॉस ए प्लस बी पे इसको ब्रेक कर देते हैं। तो ब्रेक करके देखिए तो क्या आता है, क्या लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कोई दिक्कत है इसमें? फॉर्मूला होता है आप जानते होंगे, यहाँ पर कॉस बीटा इंटू कॉस गामा माइनस साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा। यहाँ पर कॉस गामा इंटू कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा इंटू साइन डेल्टा। कैस में आपको कोई तकलीफ है? बोलबे नहीं करता है, कोई तकलीफ नहीं है। अब तकलीफ नहीं है तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। वो कौन सा प्रॉपर्टी है? अलग अलग सेपरेट करने वाला प्रॉपर्टी था, अरे था। उस प्रॉपर्टी को अगर हम इसमें यूज करते हैं तो गौर से देखिए बोर्ड पर, अगर उस प्रॉपर्टी को आप यूज कीजिएगा तो यहाँ से क्या ही लिख सकते हैं, साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ये यहाँ से अलग जब करेंगे तो पहला वाला लिख लीजिए कॉस अल्फा इंटू कॉस डेल्टा, कॉस बीटा इंटू कॉस ये वाला हो जाएगा, और कॉस गामा इंटू कॉस ऐसा करके। ये बीच में प्लस का साइन, फिर से यहाँ पर साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा माइनस साइन अल्फा, साइन डेल्टा माइनस साइन बीटा, साइन डेल्टा माइनस साइन गामा और साइन डेल्टा। क्या इस प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत हुआ है आपको? अरे बोलो ना। अब जब गौर से देखिए, सुनिएगा बाबू, अब जरा आप क्या कीजिए, यहाँ पर इसको दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम इस दोनों को ध्यान से आप देखिए तो क्या ये प्रोपोर्शनल टाइप दिख रहा है आपको? ये प्रोपोर्शनल है। अगर प्रोपोर्शनल टाइप आपको नहीं दिख रहा है तो आप ऐसा भी सोच सकते हो, इसमें से कॉस डेल्टा बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि तीनों में कॉस डेल्टा है।
जब बाहर निकालिए तो क्या बचेगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो दोनों आइडेंटिकल है, क्या है, तो इसका वैल्यू आप क्या बोल पाइएगा, 0, इसका 0 हो गया। रही बात इसमें, अगर हम आते हैं इसमें, तो क्या आपको ऐसा फीलिंग्स आ रहा है, आप इसमें देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ठीक। तो इसमें देखो ध्यान से, क्या है ये, ठीक है, क्या है ये, प्रोपोर्शनल है। इसमें से तुम चाहो तो इसमें से अगर तुम चाहोगे, मान के चलो, तो साइन डेल्टा बाहर निकाल लेंगे, है या ना। तो साइन डेल्टा क्या, माइनस साइन डेल्टा बाहर निकाल सकते हो। अगर माइनस साइन डेल्टा बाहर निकालिएगा तो क्या बचेगा, साइन अल्फा साइन बीटा और साइन, है या ना। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो क्या होगा, 0 + 0 क्या आ गया, 0। ये समझ में आया आपको, कोई दिक्कत है इसमें, लिखे, देखिए, सुनिए ध्यान से और समझिए। अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है अपने को, ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, लॉग देख के घबरा जाइएगा आप कि लॉग है सर, क्वेश्चन कैसे बनेगा, है कि नहीं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसका आप यूज कीजिए, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन आपको डराने के लिए ही देता है कि आप डर जाइए और आप नहीं बनाइए। आप इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो बाबू, आप एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं, जैसे कि log a बेस b इज इक्वल टू होता है log a अपॉन क्या, log b, होता है कि नहीं होता है, ये प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना। आपको याद होना चाहिए, बताया गया है आपको ऐसा प्रॉपर्टी होता है। अब इस प्रॉपर्टी का अगर हम यहाँ पे यूज करने की कोशिश करते हैं तो देखिए तो क्या आ जाएगा, ये 1 हो गया। log y बेस x को क्या लिख सकते हो, log y अपॉन log x लिख सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी, बोलबे नहीं करता है। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, log z अपॉन log x, अरे बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ तक। इसमें क्या लिखे है बोले तो, log x अपॉन log y 1, इसमें log z अपॉन log y, ऐसा। नीचे में क्या हो जाएगा बात देखिए तो, log x अपॉन log z, इसमें log y log z, यहाँ पर 1। क्या यहाँ तक लिखने में किसी को कोई दिक्कत हुआ है। अब सुनिए, एक सेकंड मेरी बातों को सुनिए ना आप लोग। पहले रो में से हम क्या करते हैं, नीचे वाला log s कॉमन निकाल लेते हैं, नीचे वाला। तो आप बोलिएगा ये दोनों में तो नीचे है सर, कॉमन निकाल लीजिएगा, इसमें तो नीचे नहीं ना है सर। तो जब इसमें नहीं है तो इसको हम लिख देते हैं ऐसा, log x, यहाँ हो जाएगा log y और ये हो जाएगा log z। ये बात समझ में आया है। इस दोनों का नीचे बाहर निकल गया, इसमें नहीं था तो ऊपर log x दे दिए, बोलबे नहीं करता है। ये अभी भी वही चीज़ है, अगर समझ नहीं आ रहा है इसको आप अंदर लेकर के जाइए। जब अंदर लेकर के जाइए, कट के वहाँ 1 हो जाएगा, जब इसके पास जाएगा log y अपॉन log x हो जाएगा, और जब इसके पास जाएगा log z अपॉन log x हो जाएगा। सेम है, नहीं समझ में आ रहा है। अब समझिए बाबू, फिर से इसमें सेकंड रो में से क्या कीजिए आप, सेकंड रो में से log y कॉमन निकाल लीजिए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, log x, यहाँ ये, इसमें log, तो यहाँ क्या हो जाएगा, log x log y log z। क्या इसमें तीनों रो आपको आइडेंटिकल दिख रहा है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, काम खत्म हो गया। समझ आया आपको कि कोई दिक्कत है आपको, ठीक है ना। इस तरह से सोचना है, क्वेश्चन को देख के घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो इसको 2 क्लास में हम लोग ख़त्म करते हैं, ठीक है ना।